हेलो एवरीवन। तो रेनल फिजियोलॉजी के इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे ऑटो रेगुलेशन ऑफ जीएफआर को। ठीक है ना। तो हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में बहुत सारे ऐसा कंडीशन आता है जब सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन होते रहता है। ठीक है ना। जैसे कि गुस्सा आ गया, कोई फाइट एंड फ्लाइट वाले कंडीशन आ गए, तो मेरा ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन होते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमारा किडनी में ब्लड को रेगुलेट करने का मैकेनिज़्म रहता है ताकि हमारा जीएफआर जो है वो अफेक्ट नहीं हो। ठीक है। तो देखते हैं कि कैसे हमारा सिस्टमिक ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन होने के बावजूद हमारे किडनी में ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, और वो ब्लड प्रेशर मेंटेन होने के कारण हमारा जीएफआर जो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है। तो ब्लड प्रेशर मान लेते हैं कि मेरा 50 से 150 तक फ्लैक्चुएट कर रहा है ब्लड प्रेशर। ठीक है ना, फ्लैक्चुएट कर रहा है। ओके। बट जो मेरा जीएफआर है वो मेरा स्टेडी स्टेट में है। ठीक है ना। तो ये कैसे करता है, कैसे रेगुलेट करता है हमारा किडनी इस चीज़ को, वो हम लोग देखने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। तो मान लेते हैं कि ब्लड प्रेशर मेरा 100 था, और 100 से मेरा सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर जो है, ठीक है ना, सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर गया। ठीक है। तो होता क्या है, हम सब जानते हैं ये मेरा सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। ये क्या है, मेरा सिस्टेमिक सर्कुलेशन है ये मेरा। अब सिस्टेमिक ब्लड सर्कुलेशन में मेरा ब्लड प्रेशर हाई कर गया, तो मेरा एफरेंट आर्ट्रियोल में क्या आएगा, ये मेरा एफरेंट आर्ट्रियोल में मेरा क्या आएगा, इनिशियली ब्लड का जो फ्लो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ब्लड फ्लो इनिशियली बढ़ जाएगा। अब एफरेंट आर्ट्रियोल में ब्लड फ्लो इनिशियली इंक्रीज कर गया है, तो मेरा ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी में भी ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा। ठीक है ना। अब ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा मतलब ये प्लाज्मा फ्लो इंक्रीज करेगा, और यदि प्लाज्मा फ्लो इंक्रीज करेगा तो हमारा जीएफआर भी इंक्रीज करेगा। ठीक है। अच्छा, अब जीएफआर मेरा पर इंक्रीज करेगा मतलब कि ज़्यादा फ्लूइड यहाँ पे आ रहा है। ठीक है ना, ज़्यादा फ्लूइड यहाँ पे आ रहा है, तो ज़्यादा फ्लूइड यहाँ पे आने, ग्लोमेरुलर कैप्सूल में ज़्यादा फ्लूइड आता है, तो ज़्यादा फ्लूइड होने के कारण यहाँ पे फ्लूइड का फ्लो भी इस टिब्यूल में, ठीक है ना, टिब्यूल में फ्लूइड का फ्लो भी इंक्रीज कर जाता है। तो रेनल टिब्यूल में जब फ्लूइड का फ्लो इंक्रीज कर जाता है, तो यहाँ से जो बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन होना रहता है, उसके रीअब्जॉर्प्शन के लिए इफिशियंट टाइम हमारे को नहीं मिल पाता है। ठीक है, इफिशियंट टाइम हम लोग को नहीं मिल पाता है यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन के लिए। तो यहाँ पर जो सोडियम, ठीक है ना, सोडियम और क्लोराइड रहता है मेनली, उसका भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। अच्छा, यहाँ से स्पीड में ये क्या करता है, रेनल टिब्यूल में आगे बढ़ता है। अच्छा, तो प्रोक्सिमल कन्वर्टर टिब्यूल में भी इसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है अच्छे से। और यहाँ पे, ठीक है, असेंडिंग लीम ऑफ लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग लीम ऑफ लूप ऑफ हेनले से भी मेरा क्या होता है, सोडियम और क्लोराइड का मेरा रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। फलस्वरूप ये सोडियम और क्लोराइड मेरा डिस्टल कॉन्वलेटेड टिब्यूल में चला जाता है। अब डिस्टल कॉन्वलेटेड टिब्यूल में मेरा चला जाता है, तो यहाँ से टिब्यूल को क्रॉस करने के दौरान मैकुला डेंसा सेल जो रहता है वो सोडियम क्लोराइड को सेंस कर लेता है। ठीक है, ये चीज़ हम जान रहे कि क्या है, ये मेरा मैकुला डेंसा सेल है। ये क्या है, मेरा मैकुला डेंसा सेल है, और ये मेरा जेजी सेल है। ठीक है ना, जेजी सेल है, जस्टाग्लोमेरुलर सेल है, और ये क्या दोनों मिलकर क्या बनाता है, जस्टाग्लोमेरुलर apparatus बनाता है। ठीक है ना। तो जस्टाग्लोमेरुलर apparatus किसके बीच में रहता है, एफरेंट आर्ट्रियोल एंड डिस्टल कन्वलेटेड टिब्यूल के बीच में मेरा जस्टाग्लोमेरुलर apparatus प्लेस्ड रहता है, सिचुएटेड रहता है। ठीक है। तो जस्टाग्लोमेरुलर apparatus का मैकुला डेंसा सेल जो है वो प्रेजेंट रहता है मेरा डिजिटल कन्वर्टेड टिब्यूल के साइड में, और जब मेरा NaCl सोडियम क्लोराइड यहाँ से क्रॉस करता है डिजिटल कन्वर्टेड टिब्यूल में, टिब्यूल से,
तो इसको ये सेंस कर लेता है, ठीक है ना। मैकुलर डेंसा के पास स्पेशल सेंस करने का क्षमता रहता है सोडियम एंड क्लोराइड को, ठीक है। तो सोडियम और क्लोराइड को मैकुलर डेंसा सेंस कर लेता है, ठीक है। तो सेंस कर लेता है तो इसको पता चलता है कि यहाँ पे मेरा GFR बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ज़्यादा फ्लूइड का फिल्ट्रेशन हो रहा है, इसीलिए ये एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है रेडियल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, सॉरी प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल और असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले से, इसलिए ये यहाँ तक पहुँच चुका है। तो इसको समझ में आता है कि GFR इंक्रीज़ कर गया है, तो इसको हम लोग को घटाना पड़ेगा। तो मैकुलर डेंसा सेल जो है वो मेरा आर्ट्रियोलर, ठीक है ना, आर्ट्रियोलर को कंस्ट्रिक्ट करने का सब्सटेंसेस रिलीज करता है, ठीक है ना। तो ये वेस्कुलर कंस्ट्रिक्टर रिलीज करता है, ठीक है ना, वेस्कुलर कंस्ट्रिक्टर रिलीज करता है। और वेस्कुलर कंस्ट्रिक्टर रिलीज करता है तो हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो क्या हो जाता है, कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, ठीक है। तो एफरेंट आर्ट्रियोल यदि हमारा कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा तो यहाँ पर ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और ब्लड फ्लो डिक्रीज कर जाएगा मतलब कि प्लाज्मा फ्लो डिक्रीज कर जाएगा ग्लोमेरुलर कैपिलरी में, और प्लाज्मा फ्लो जो है ग्लोमेरुलर कैपिलरी में डिक्रीज कर जाएगा, तो मेरा GFR भी डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो एक मैकेनिज्म ये हुआ, अगर मेरा हाई ब्लड प्रेशर सिस्टमिक सर्कुलेशन में है, हाई ब्लड प्रेशर प्रेजेंट है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, तो इनिशियली मेरा ज़्यादा फिल्ट्रेशन होता है, जिससे कि मेरा ज़्यादा यहाँ पर सोडियम क्लोराइड डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल से क्रॉस करता है, इसको मैकुलर डेंसा डिटेक्ट करता है। और मैकुलर डेंसा डिटेक्ट करने के बाद जो है हमारा मैकुलर डेंसा पहला चीज़ जो है वो रिलीज करता है मेरा वेस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है ना, वेस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्टर मेरा रिलीज करता है, जिससे कि मेरा ब्लड फ्लो है जो है वो डिक्रीज कर जाता है और मेरा GFR भी डिक्रीज कर जाता है। अच्छा, दूसरा काम क्या करता है मैकुलर डेंसा जो है वो स्टिमुलेट करता है जेजी सेल को कि वो जो है मेरा रेनिन को रिलीज नहीं करे। तो जेजी सेल जो है वो रेनिन का जो रिलीज कर रहा था रेनिन को, उसको रिलीज करना बंद कर देता है। तो मैकुलर डेंसा के इन्फ्लुएंस में मेरा जेजी सेल जो है वो स्टॉप कर देता है। दूसरा चीज़ ये होता है कि जेजी सेल स्टॉप रेनिन रिलीज, ठीक है ना, रेनिन के रिलीज को स्टॉप कर देता है। तो रेनिन का रिलीज को स्टॉप कर देता है तो उससे क्या होगा, रेनिन यदि नहीं निकलेगा तो एंजियोटेंसिन 2 जो है वो मेरा नहीं बनेगा, और एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा तो एंजियोटेंसिन 2 का जो रिसेप्टर है मेरा इफरेंट आर्ट्रियोल में, एंजियोटेंसिन 2 का जो रिसेप्टर है उसको एंजियोटेंसिन नहीं मिलेगा, और एंजियोटेंसिन नहीं मिलेगा तो एंजियोटेंसिन 2 जो है उसके एब्सेंस में मेरा इफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो डायलेट कर जाएगा। और इफरेंट आर्ट्रियोल डायलेट कर जाएगा तो यहाँ पर मेरा ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, और यहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी में जो है हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ कर जाएगा, और ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ कर जाएगा तो हमारा जो है GFR डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। ये दो चीज़ हो गया। अच्छा, तीसरा एक और चीज़ होता है, ठीक है, तीसरा एक और चीज़ होता है हाई BP में कि जब हमारा ब्लड इनिशियली हेवी अमाउंट में यहाँ से पास होता है, हेवी अमाउंट में फ्लो करता है एफरेंट आर्ट्रियोल से, तो क्या होता है कि एफरेंट आर्ट्रियोल स्ट्रेच करता है। तो एफरेंट आर्ट्रियोल में स्मूथ मसल्स रहते हैं, तो जैसे स्ट्रेच करता है तो एफरेंट आर्ट्रियोल की स्मूथ मसल में हमारा स्ट्रेच सेंसिटिव कैल्शियम चैनल रहता है, ठीक है ना, स्ट्रेच सेंसिटिव कैल्शियम चैनल रहता है जो कि स्ट्रेच होने पे ओपन हो जाता है। तो स्ट्रेच होने पे जब कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगा तो उससे जो है कैल्शियम इंटर करेगा मेरा स्मूथ सेल में, ठीक है ना, कैल्शियम इंटर करेगा स्मूथ सेल में, और उसके बाद जो होगा क्या होता है मेरा उसके बाद जो है हमारा ये मतलब कि आर्ट्रियोल क्या करेगा, कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा, ठीक है ना। ये स्ट्रेच हुआ जिससे कि मेरा कैल्शियम चैनल जो है वो ओपन हो गया, ठीक है ना, स्मूथ मसल का। तो कैल्शियम चैनल ओपन होने के बाद कैल्शियम इंटर करेगा, और इंटर करने के बाद जो है वो मेरा एफरेंट आर्ट्रियोल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा। तो तीसरा जो है हमारा क्या होता है, क्या मैकेनिज्म है, स्ट्रेच सेंसिटिव कैल्शियम
चैनल, कैल्शियम चैनल इन स्मूथ मसल्स जो है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। स्ट्रेच सेंसिटिव कैल्शियम चैनल ऑफ स्मूथ मसल क्या होता है, ओपन हो जाता है, जिसके कारण मेरा एफरेंट आर्ट्रियोल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है। एक्चुअली ये मैकेनिज्म जो है वो हर आर्ट्रियोल में रहता है, कहाँ भी जहाँ भी ब्लड फ्लो बढ़ता है, स्ट्रेच होता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे हमारा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये तीन जो है, ये तीन मैकेनिज्म के सहारे हमारा किडनी जो है जीएफआर को मेंटेन करता है जब हमारा ब्लड प्रेशर सिस्टमिक सर्कुलेशन में हाई हो जाता है, ठीक है। तो एक बार हम लोग फिर रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जब हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड प्रेशर हाई होता है तो क्या होगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जब भी मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो मेरा एफरेंट आर्ट्रियोल में जो है मेरा ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाता है। अब एफरेंट आर्ट्रियोल में ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी में मेरा भी ब्लड फ्लो, प्लाज्मा फ्लो इंक्रीज करेगा। अब प्लाज्मा फ्लो इंक्रीज करेगा तो मेरा फिल्ट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा। अब फिल्ट्रेशन इंक्रीज कर जाता है मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है मेरा ग्लोमेरुलर बोमेस कैप्सूल में आ जाता है। हेवी अमाउंट मतलब कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है मेरा बोमेस कैप्सूल में आ जाता है और वो ज़्यादा स्पीड में हमारा रीनल ट्यूब्यूल से फ्लो करता है। अब इतना स्पीड में फ्लो करता है कि इसको प्रॉपर एब्जॉर्ब होने के लिए इफ़िशियंट अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो नहीं मिल पाता है। तो इफ़िशियंट अमाउंट ऑफ टाइम सोडियम और क्लोराइड को रीअब्जॉर्प्शन के लिए नहीं मिल पाता है, तो ये मेरा पहुंच जाता है डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में। और डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल से जब ये गुजरता है तो सोडियम और क्लोराइड को मेरा सेंस कर लेता है मैकुला डेंसा सेल। और मैकुला डेंसा सेल जब सोडियम और क्लोराइड को सेंस कर लेता है तो इसको पता चल जाता है कि जीएफआर इंक्रीज कर गया है, इसीलिए जो है सोडियम और क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है और वो यहाँ पे डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल तक आ गया है। तो इसीलिए मैकुला डेंसा सेल जो है वो क्या करता है, मेरा वेस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्टर रिलीज करता है और मेरा एफरेंट आर्टरी को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देता है, जिससे कि मेरा ब्लड फ्लो कम हो जाता है। ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो मेरा प्लाज्मा फ्लो कम हो जाएगा और प्लाज्मा फ्लो कम हो जाएगा तो मेरा जीएफआर कम हो जाएगा। ये काम करता है। दूसरा ये काम करता है कि जो मेरा जेजी सेल है, जेजी सेल को स्टिमुलेट करता है कि वो रेनिन रिलीज नहीं करे, और रेनिन रिलीज अगर ये नहीं करेगा तो एंजियोटेंसिन 2 का प्रोडक्शन नहीं होगा। एंजियोटेंसिन 2 का प्रोडक्शन नहीं होगा तो उससे क्या होगा कि मेरा इफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो मेरा डायलेट कर जाएगा। अब इफरेंट आर्ट्रियोल मेरा डायलेट करेगा तो यहाँ जितना ब्लड है वो मेरा आगे पास करने लगेगा इफरेंट आर्ट्रियोल में, और उससे क्या होगा कि मेरा ग्लोमेरुलर कैपिलरी का प्रेशर डिक्रीज़ कर जाएगा, और ग्लोमेरुलर कैपिलरी का प्रेशर डिक्रीज़ कर जाएगा तो जीएफआर डिक्रीज़ कर जाएगा। ये दूसरा मैकेनिज्म हुआ। तीसरा ये काम ये होता है कि मेरा जब पहली बार में इंक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड यहाँ पे फ्लो करता है एफरेंट आर्ट्रियोल में, तो एफरेंट आर्ट्रियोल जैसे स्ट्रेच करता है तो एफरेंट आर्ट्रियोल को स्मूथ मसल में हमारा रहता है क्या, मेरा रहता है स्ट्रेच सेंसिटिव कैल्शियम चैनल, ठीक है ना। स्ट्रेच सेंसिटिव कैल्शियम चैनल जो कि मेरा ओपन हो जाता है, और ओपन होने के बाद कैल्शियम वो इंटर करता है, और कैल्शियम इंटर करता है तो मेरा एफरेंट आर्ट्रियोल क्या करता है, मेरा कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है, ठीक है, जिससे कि मेरा जीएफआर डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो हाई ब्लड प्रेशर को हमारा किडनी कैसे मेंटेन कर रहा है और कैसे इससे हमारा जीएफआर जो है मेंटेन रह रहा है, ये हम लोग देख लिए और समझ लिए, ठीक है। चलिए अच्छा, अब अगर ब्लड प्रेशर जो है यहाँ मान लेते हैं कि डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, 100 से कम कर रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो मेरा कैसे किडनी मेंटेन करता है। तो चलिए देखते हैं, अब हम लोग समझते हैं दूसरा कंडीशन को। दूसरा कंडीशन क्या है कि जब मेरा लो बीपी है, लो बीपी है तब हमारा किडनी कैसे मैनेज करता है। तो लो बीपी है तो सीधी सी बात है कि मेरा सिस्टमिक सर्कुलेशन में लो ब्लड प्रेशर है तो वो हमारा लो अमाउंट ऑफ क्या होता है, लोअर अमाउंट ऑफ ब्लड मेरा फ्लो करेगा एफरेंट आर्ट्रियोल में, तो यहाँ मेरा क्या बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो है वहाँ पे हमारा प्रेशर कम रहेगा। प्रेशर कम रहेगा तो हमारा क्या है, यहाँ पर कम फ्लूइड फिल्टर होगा। अब कम फ्लूइड फिल्टर होगा तो यहाँ से सोडियम और क्लोराइड का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसके लिए इफिशियंट टाइम मिल रहा है, तो जितना सोडियम और क्लोराइड रहेगा वो सारे के सारे अच्छे तरीके से मेरा रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अब रीअब्जॉर्प्शन मेरा हो जाएगा यहाँ से इसका, तो मेरा सोडियम और क्लोराइड
का कुछ अमाउंट भी मेरा मैकुलर डेंसा के पास नहीं पहुंच पाएगा। मतलब कि कोई भी मतलब कि थोड़ा मात्रा भी सोडियम क्लोराइड मेरा डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल तक नहीं पहुंच पाएगा। अब डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल तक अगर सोडियम क्लोराइड नहीं पहुंच पाएगा हमारा, तो मैकुलर डेंसा उसको भी सेंस कर लेगा। ठीक है, ये सेंस करेगा कि मेरे पास तो भाई मतलब इधर डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में तो कोई भी मतलब हमारा सोडियम क्लोराइड पहुँच ही नहीं रहा है, तो इसको लगेगा, समझ जाएगा कि मेरा जो GFR है वो डिक्रीज़ कर गया है। तब जो है हमारा मैकुलर डेंसा सेल क्या करता है, पहली बात कि मैकुलर डेंसा सेल हमारा ऐसा सब ट्रांसिस रिलीज करता है जो कि मेरा एफरेंट आर्टेरियल को डायलेट कर देता है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे हमारा मैकुलर डेंसा सेल जो है वो क्या करता है, मैकुलर डेंसा सेल जो है वो मेरा ऐसा ट्रांसिस को रिलीज करता है जो कि मेरा एफरेंट आर्टेरियल डायलेटर होता है। एफरेंट आर्टेरियल डायलेटर को रिलीज करता है, जिससे कि मेरा एफरेंट आर्टेरियल डायलेट कर जाता है। अब एफरेंट आर्टेरियल डायलेट कर जाएगा तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो यहाँ पे होगा। ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो, ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा मतलब कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ मेरा कि फिल्टरेशन, ज़्यादा अमाउंट ऑफ फिल्टरेशन मतलब कि GFR मेरा मैनेज हो गया। अच्छा, दूसरा और क्या होता है, दूसरा क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन को ये डिटेक्ट नहीं कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, वैसे ही एक काम ये और करता है कि मेरा JG सेल है, जस्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल है, उसको स्टिमुलेट करता है मेरा रेनिन को रिलीज करने के लिए। तो मेरा जस्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल से रिलीज होता है मेरा रेनिन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ मैकुलर डेंसा सेल। अब रेनिन रिलीज होगा तो क्या होगा, रेनिन रिलीज हुआ यहाँ से, उसके बाद रेनिन जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में गया। ठीक है ना, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद मेरा लीवर से रिलीज होता है एंजियोटेंसिन। ठीक है ना, यहाँ से रिलीज होता है मेरा एंजियोटेंसिन। ठीक है ना, तो रेनिन जो यहाँ पे आता है मेरा, ठीक है, रेनिन वो एंजियोटेंसिन को मेरा चेंज कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है, अब एंजियोटेंसिन 1 जो है वो मेरा एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि मेरा रिलीज होता है कहाँ से, जो कि मेरा रिलीज होता है लंग्स से। ठीक है, लंग्स से मेरा रिलीज होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि मेरा एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। अब एंजियोटेंसिन 2 जो है, ठीक है ना, एंजियोटेंसिन 2 जो है, एंजियोटेंसिन 2 जो है वो यहाँ पे आता है, इधर आता है सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा, और ये मेरा पहुँचता है इफरेंट आर्टेरियोल में, और इफरेंट आर्टेरियोल में मेरा एंजियोटेंसिन 2 का कन्वर्ट मतलब कि रिसेप्टर रहता है। ठीक है ना, इफरेंट आर्टेरियोल में रिसेप्टर रहता है। तो ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन 2 जैसे ही आता है वो इसको कॉन्स्टिट्यूट कर देता है। अब इफरेंट आर्टेरियोल को कॉन्स्टिट्यूट कर देगा तो मेरा जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है यहाँ पे मेरा प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। अब प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा तो मेरा GFR भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मेरा लो BP के कंडीशन में मेरा जो किडनी के अंदर ब्लड प्रेशर है वो रेगुलेट होता है। ठीक है, इसको हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इनिशियली क्या होता है, जब मेरा लो BP होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, तो इफरेंट आर्टेरियल में ब्लड का कम फ्लो होता है। इफरेंट आर्टेरियल में ब्लड कम फ्लो होगा मतलब कि यहाँ पर ग्लोमेरुलर कैपिलरी में ब्लड कम आएगा, मेरा ब्लड प्लाज्मा फ्लो कम आएगा, प्रेशर कम होगा, तो मेरा फिल्टरेशन कम होगा। फिल्टरेशन कम होगा तो मेरा कम अमाउंट ऑफ, जब मेरा फ्लूइड फिल्टर हो रहा है तो जितना सोडियम और क्लोराइड है उसका एब्जॉर्प्शन होने के लिए मेरा प्रॉपर टाइम मिल जाता है प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल के सेल्स को। मतलब कि बहुत ही इफिशियंटली मेरा सोडियम और क्लोराइड मेरा प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल के द्वारा रीअब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक है ना, ओके, मतलब कि अंदर कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो मेरा सोडियम और क्लोराइड जो है वो मेरा डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल तक पहुंच ही नहीं पाता है। डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में नहीं पहुंच पाता तो मैकुलर डेंसा उसको सेंस करता है, और इसको सेंस करने के बाद ये मतलब कि रिलीज करता है सब्सटेंसेस जो एफरेंट आर्टेरियोल को डायलेट कर देता है। मतलब कि वेस्कुलर डायलेटर मेरा ये रिलीज करता है। ठीक है ना,
तो ये डायलेट हो जाता है तो मेरा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, और ब्लड फ्लो बढ़ने के बाद मेरा GFR भी बढ़ जाता है। अच्छा, एक कंडीशन ये हो गया। अच्छा, दूसरा कंडीशन मेरा क्या होता है कि मैकुलर डेंसा के प्रभाव में मेरा जेजी सेल जो है वो रेनिन को रिलीज़ करता है। अब रेनिन रिलीज होता है तो रेनिन जो है वो एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में बदल जाता है। एंजियोटेंसिन में निकलता है लीवर से, एंजियोटेंसिन में निकलता है लीवर से, जिसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। अब एंजियोटेंसिन 1 को मेरा एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि मेरा निकलता है लंग्स से, ठीक है ना, लंग्स से। अब एंजियोटेंसिन 2 जो आता है मेरा इफरेंट आर्टरियल में, और इफरेंट आर्टरियल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। अब इफरेंट आर्टरियल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा तो मेरा यहाँ पे क्या है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी में मेरा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा। ब्लड प्रेशर ग्लोमेरुलर कैपिलरी में इंक्रीज़ कर जाएगा तो मेरा ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, तो मेरा GFR भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरा लो ब्लड प्रेशर होने के बावजूद किडनी में ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, और कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना, कि नॉर्मल GFR के कंडीशन में कब कब ऐसा होता है कि मैकुलर डेंसा को लगता है कि GFR कम है जबकि GFR नॉर्मल रहता है, और कब ऐसा होता है कि GFR नॉर्मल रहने के बावजूद मैकुलर डेंसा को लगता है कि GFR ज़्यादा है। तो मान लेते हैं कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा प्रोटीन इंटेक कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक, बहुत ज़्यादा प्रोटीन इंटेक कर लिया। अब बहुत ज़्यादा प्रोटीन इंटेक कर लिया है यदि कोई पर्सन, तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करने के बाद बहुत ज़्यादा एमाइनो एसिड बनेगा, ठीक है, एमाइनो एसिड बनेगा। तो बहुत ज़्यादा एमाइनो एसिड जब बनता है, ठीक है ना, और एमाइनो एसिड हम जानते हैं कि वो फिल्टर हो जाता है, ठीक है ना। तो एमाइनो एसिड जब बनता है तो वो मेरा फिल्टर हो जाता है GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के सहारे, ठीक है ना, फिल्टर हो जाता है। तो जब ये फिल्टर हो जाता है तो इस फिल्टर होने के बाद इसका टिप्यूल में क्या होता है कि एमाइनो एसिड यहाँ पे आता है, ठीक है ना, एमाइनो एसिड यहाँ पे आता है। तो एमाइनो एसिड जो है उसका कपल्ड, ठीक है ना, एमाइनो एसिड का कपल्ड एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना। तो किसके साथ होता है, एमाइनो एसिड के साथ साथ मेरा सोडियम का भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ऐसा यहाँ पर एक प्रोटीन ट्रांसपोर्टर रहता है जो कि एमाइनो एसिड को तभी मेरा एब्जॉर्ब करता है जब मेरा यहाँ पे सोडियम भी एब्जॉर्ब हो, सोडियम भी प्रेजेंट हो। तो एमाइनो एसिड के साथ साथ सोडियम का भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है यहाँ पर, और सोडियम का अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो सोडियम के साथ साथ क्लोरीन का भी एब्जॉर्प्शन होने लगता है। अब सोडियम और क्लोरीन का यहाँ एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होता है, मेरा मैकुलर डेंसा सेल तक सोडियम और क्लोराइड प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुँच पाता है। तो इसको लगता क्या है कि भाई अब सोडियम क्लोराइड नहीं आ रहा है तो GFR कम हो गया, ठीक है ना। तो GFR कम हो गया तो ये क्या करेगा, मेरा GFR को बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा, यहाँ पर ही इसको मेरा डायलेट कर देगा, एफरेंट आर्टरियल को इधर मेरा कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, ठीक है ना, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, जिससे कि मेरा GFR बढ़ जाएगा। तो जब भी अगर हम ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करते हैं, मीट वगैरह बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, ठीक है ना, तो उस दौरान क्या होता है कि हमारा GFR जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। और ये सही भी होता है क्योंकि एमाइनो एसिड ज़्यादा बनता है तो यूरिन ज़्यादा बनेगा, तो यूरिन ज़्यादा बनेगा, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा, ठीक है ना, यूरिया ज़्यादा बनेगा, एमाइनो एसिड है तो यूरिया ज़्यादा बनेगा, तो यूरिया ज़्यादा बनेगा तो उसको हमको अपने बॉडी से निकालना भी पड़ेगा, तो GFR बढ़ जाता है। तो ये सही भी होता है, ठीक है ना। तो ये एक कंडीशन है जब हमारा GFR जो है नॉर्मल रहता है लेकिन मैकुलर डेंसा को लगता है कि घट गया है तो GFR ये बढ़ा देता है। अच्छा, अगर ग्लूकोज का इंटेक, दूसरा में यदि ग्लूकोज का इंटेक भी यदि कर लेते हैं तो ग्लूकोज भी कपल्ड एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना। ग्लूकोज के साथ साथ मेरा सोडियम का भी एब्जॉर्प्शन होता है, तो ग्लूकोज के साथ साथ सोडियम का भी एब्जॉर्प्शन होगा तो क्लोरीन का एब्जॉर्प्शन होगा। तो इस कंडीशन पे मेरा GFR बढ़ जाएगा क्योंकि मेरा सोडियम क्लोराइड जो है मैकुलर डेंसा के पास नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन में मेरा GFR बढ़ जाता है। अच्छा, कम कब होगा GFR, ठीक है ना, कम कब होगा,
जब मान लेते हैं कि कोई ऐसा सब्सटेंसेस आ रहा है जो कि मेरा प्रोक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल को डैमेज कर दे रहा है, जैसे कि मेरा कोई मेटल, जैसे कि मेरा मरकरी जो है तो वो क्या करता है, मेरा पीसीटी के सेल्स को डैमेज कर देता है। अब पीसीटी के सेल्स को मेरा डैमेज कर दिया है तो मेरा सोडियम और क्लोराइड को मेरा क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। सोडियम क्लोराइड का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो यहाँ ज़्यादा सोडियम क्लोराइड पहुँचेगा, और ज़्यादा सोडियम क्लोराइड पहुँचेगा तो इसको लगेगा कि मेरा GFR बढ़ गया है। तो इस कंडीशन में क्या करेगा, GFR मेरा यहाँ पर GFR मेरा डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा कहानी था हमारा ऑटो रेगुलेशन ऑफ GFR। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में अप एंड डाउन बीपी होने के बावजूद कैसे हमारे किडनी में ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, उसकी पूरी कहानी। ठीक है, तो चलिए अभी यहीं तक रखते हैं, आगे और देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।